हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करने वाले हैं एडवांस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है ये, इकाई-अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अरिथमेटिक के अंतर्गत जो है हम लोगों ने टाइम एंड वर्क देखा, कार्य और समय देखा, कार्य और मजदूरी देखा। ठीक है ना। तो यदि वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको मैं आई बटन के क्लिक पे उसको लिंक दे देता हूँ, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके दे सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने पाइप और टंकी पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे 3-4 टॉपिक मैंने अर्थमेटिक के अंतर्गत बनाया था, बट मुझे लगा कि एक आध टॉपिक जो है एडवांस मैथ्स पे भी बनाना चाहिए, इसीलिए आज मैं यूनिट डिजिट पे लेके आया हूँ। देखिए, यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आप यकीन मानिए, पीएससी जो हमारा सीजीपीएससी है उसमें भी हमारा जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। जो लोग अभी, जैसे हम करंट वैकेंसी की बात करें, एससीएफ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट रेंजर का जो वैकेंसी निकला है, उसमें भी आप 2016 का जाके मैथ सेक्शन वाला देख लीजिए। पहला और दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से लिया गया है आपका। देखिए कैसे 777 लिखा हुआ है और पावर में भी ऐसे 777 लिखा हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन ये यूनिट डिजिट है। इसमें एक बार पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे कि 2012 है और ऐसे घात में भी 2012 है। इस प्रकार से आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बनता है। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत इजी और सरल टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। बट एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं फिर वो, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितना भी आपका कैलकुलेशन रहे, कुछ बेसिक चीज़ें यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आप उस चीज़ को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि गुणा थोड़ी ना है कि आप पेन पेपर लेके बैठ गए और गुना करते रहे, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे अंक लिखा, ए लीजिए 23514। तो इसमें यदि हम बात करें तो जो गिनती शुरू होती है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं इकाई, फिर ये हमारा होता है दहाई, फिर ये ऐसे सैकड़ा। ऐसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना। तो ये हमारा यूनिट, फिर डेसिमल, फिर हमारा 100, फिर 1000 ऐसे। तो जो किसी भी अंक में कोई भी जो संख्या रहता है उसका जो अंतिम वाला अंक रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, और हमारा इकाई का अंक कहलाता है। ये तो बहुत कॉमन चीज़ था, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसलिए मैंने बता दिया। ये देखिए जैसे 5 4 3 2 1 है, तो उसमें 1 जो होगा मेरा क्या होगा, वो इकाई का अंक होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपके पास। ये देखिए 4 5 अंक दिया गया है और उनके बीच में ऑपरेटर हमारा देखिए सभी में क्या है, प्लस है। तो पहले प्लस करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये देखिए अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा 203 होगा। बट चूंकि मुझे इस क्वेश्चन में पूछेगा कि इकाई का अंक क्या है, देखिए भाई डायरेक्ट मैं आपको पावर वाला क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, है नहीं। तो मैं जो है पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैं जो है इस टॉपिक को ख़त्म करने वाला हूं। तो थोड़ा सा अपना सब्र का जो है उसको बनाए रखिएगा, मैं आपको पूरा सिखा के ही ख़त्म करूंगा लेक्चर को, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर हम इसको ऐसा कैलकुलेशन करें तो पूरा का पूरा 203 आएगा। बट मुझे यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे इकाई का अंक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इकाई पे ही फोकस करूँगा, जो चाहिए मैं उसी को ही फोकस करूँगा। जैसे मैं, मुझे यहाँ पे देखिए इकाई का अंक मुझे 2 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 3 मिलेगा, यहाँ मुझे 4 मिल रहा है, इधर 6 और इधर मुझे मिल रहा है 8। तो मैं सिर्फ सिर्फ क्या फोकस करूँगा, इकाई वाले अंकों पर ही फोकस करूँगा। जैसे देखो 8 6 14 मिला, तो मैं 8 6 14 को पूरा क्यों लिखूँ, मुझे तो 4 से मतलब है क्योंकि इकाई का नंबर है। अब देखो यहाँ से मुझे 4 मिला और यहाँ पे भी मुझे 4 मिला, तो 4 4 मुझे 8 मिला, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 8 है और यहाँ पे 3 है, तो 8 3 हमारा 11 हो जाएगा। 11 का यहाँ पे मैं 1 लेके चलूँगा और यहाँ पे देखिए क्या है, आपको 1 और 2 को फिर से प्लस करेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा, देख लीजिए, क्योंकि आपका आंसर तो 203 आया हुआ है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप पूरे जितने भी डिजिट, अभी देखिए भाई 2 2 डिजिट का है, 12 23 34 56 78, तो हो सकता है आप कर भी लो, है नहीं। लेकिन क्या है कि आपको आने वाले क्वेश्चन के लिए फिर वो तरीका काम नहीं आएगा। तो शुरू से ही प्रैक्टिस करिए। जब यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़ना है। यदि जोड़ने का प्लस कर दिया तो इकाई को ही जोड़िए, घटाना है तो इकाई को ही घटाइए, गुणा करना है तो इकाई को करिए, और भाग भी करना है तो आपको क्या करना है, इकाई को ही पहले फोकस करना है। तो इकाई पर ही पूरा का पूरा आपका ध्यान होना चाहिए। क्लियर है क्या मैंने क्या कहा, इकाई वाले अंक को ही आपको जोड़ना और घटाने वाला काम करना है।
चलिए बात कर लेते हैं गुणा करने वाला। तब भी देखिए सेम डिजिट मैंने लिया हुआ है, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब देखिए यहाँ पे मैं दो डिजिट को पकड़ता हूँ 8 और 6, और 8 और 6 को गुणा करूँगा तो मुझे 8 6 48 मिलेगा, लेकिन मैं 8 को ही पकड़ूंगा, आगे को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखिए मुझे 8 मिला है और यहाँ पे मुझे 4 मिला है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 8 चौका 32 हो गया। यहाँ पे 2 को पकड़िए, बाकी को छोड़ दीजिए। फिर मुझे यहाँ 2 मिला, यहाँ पे 3 मिला, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट मेरा आ जाएगा 2। क्लियर है क्या कैसे मैं कर रहा हूँ? इकाई यूनिट डिजिट को ही पकड़ के मैंने, जब मुझे प्लस करना था तो मैं प्लस करते गया, और जब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए 2 आ गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन दिखा आपको फटाफट गुणा भाग जोड़ घटाव करना नहीं शुरू करना है। कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ, सबको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए गुणा वाले केस में क्या होता है, जब भी आप जो 5 है उसका जो है मल्टीप्लिकेशन, जो गुणा जब हम सम संख्या से करते हैं, सम संख्या मतलब आप सबको पता है 2 4 6 8, तो जब भी सम संख्या के साथ 5 का गुणा किया जाता है तो हमेशा 0 आता है इकाई का अंक। देख लीजिए 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 0 आ रहा है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी इकाई का संख्या 5 मिले, आपको देख लेना है कि और जो शेष बचा हुआ अंक है उसमें कहीं पे सम तो नहीं दिख रहा था। यहाँ पे देखिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सम संख्या दिख रहा है। तो एक बार जब आप 5 को मल्टीप्लिकेशन जो है किसी भी सम संख्या इवन के साथ करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। तो मतलब आप एक बार 0 मिल गया, मतलब वो लास्ट तक आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखा आप ढूंढिए कहीं 5 तो नहीं है, और 5 मिल गया तो एक बार ढूंढ लीजिए सम संख्या मिल गया क्या, और एक भी सम संख्या मिल गया तो आप वहीं पे अपना जो है आंसर 0 लगा के आ जाइए, क्योंकि 0 आएगा। और एक बार यदि इकाई में 0 आ गया मतलब पूरा टाइम किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करो आपका 0 आना फिक्स है। ठीक है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, देखिए क्या है कि मैं वीडियो बना भी रहा हूँ, लोगों को पसंद भी आ रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ 1 महीने के अंदर मेरा जो है अभी मेरे पास 568 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और मेरा वॉच टाइम जो है जो सबसे ज़्यादा है 152 मतलब 1052 घंटा जो है वॉच टाइम बढ़ा है। आप यकीन मानिए काफ़ी बड़ा समय होता है 1052 घंटा देखना। सब्सक्राइबर कम है बट वॉच टाइम मेरा भरपूर बढ़ रहा है, मतलब लोग वीडियो देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए सब्सक्राइब करने से ना तो आपको पैसा लगना है, ना ही आपका डेटा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि देखो आप तो वीडियो ऑलरेडी देख ही रहे हो, पसंद भी कर रहे हो। तो भाई यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कम से कम कमेंट करके बता दीजिए कि ठीक है नहीं। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहे, देखो अभी तक तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे थे, अब उस पर आपको कंक्लूजन जो भी था हम निकाल ले रहे थे। अब देखो ये थ्योरी ग्रुप में दिया है अभाज्य संख्या का, तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या है क्या। तो अभाज्य संख्या क्या है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वो संख्या है जो खुद से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, 1 से और स्वयं से जो भाग जाता है, खुद से भाग जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबको पता है कि अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होती है वो 2 से शुरू होता है, 2 से शुरू करते हुए 2 5 7 11 ऐसे। और इसी में एक चीज़ और नोट करिए कि केवल और केवल 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है जो इवन है, जो सम हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में सभी अभाज्य संख्या कहा है, मतलब देखिए सभी अभाज्य संख्या मतलब शुरू तो आप यहीं से करेंगे, अधिकतम तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि जब भी क्वेश्चन में आपको 5 मिले आप 1 सेकंड के लिए रुक जाइएगा और ढूंढिए कि देखिए भाई अब तो हमको पता है कि इस 2 के अलावा कहीं पे भी सम नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक सम काफ़ी है। आप 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब एक बार क्वेश्चन मतलब जब सॉल्व कर रहे हैं आपको 0 मिल गया, तब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप आंसर 0 लगा के आ जाइए। इधर आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको 0 कम एक बार मिल गया मतलब 0 ही आंसर आएगा। क्लियर है क्या? तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये देखिए अभाज्य संख्या शुरुआत तो यहीं से होगी, अधिकतम आप जहाँ तक चले जाइए, आप अनंत तक चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 और 2 का गुणा एक बार आ जाएगा 10, 10 मतलब 0, और जब 0 आ गया मतलब इकाई का अंक तो 0 ही आएगा। क्लियर है क्या? इसी में देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, सभी विषम अभाज्य संख्या। देखो भाई क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है विषम कहा है, तो आप देखिए इसी में देखिए इस लिस्ट में हम कहें कि इसमें से
आप जो है विषम अभाज्य संख्या को छांटिए तो 2 बस तो सम संख्या है, बाकी सब तो विषम है। मतलब अब शुरुआत कहाँ से होगी, 3, 5, 7, 11 यहाँ से शुरू होगा। अब देख लीजिए, अब एक बार जब विषम आ गया तो आगे भी विषम ही जाएगा। और देखिए यहाँ पे फिर से आप ट्रिक दूसरा नोट कर लीजिए। पहला ट्रिक क्या था, जब हम मतलब जो 5 है, जो 5 है, उसका गुणा जब सम संख्या के साथ होता है तो इकाई अंक हमेशा 0 आता है। दूसरा नोट करके लिखेंगे कि जब 5 का गुणा किसी विषम संख्या के साथ होता है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। देख लीजिए, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 11 55, 5 ही आ रहा है। मतलब जब आपको पता चल गया कि मेरे पास क्वेश्चन में 5 है और एक विषम संख्या है तो फिर घात मतलब हमारा जो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा इकाई का अंक। तो इस प्रकार से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि भैया जब विषम अभाज्य संख्याएं हैं तो वो चाहे 1 नहीं 1000 हो या लाख हो, इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। विषम संख्या के साथ गुणा करता है तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, और जब सम संख्या के साथ गुणा होता है तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है 5 के केस में। नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का। अब देखिए सम संख्या की बात कर लेते हैं। तो सबको पता है भाई, सम संख्या वो संख्याएं होती है जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल 0 बचता है। शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से होता है। 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते आप जहाँ तक चले जाइए। बात यहीं पे खत्म हो गई है। जैसे ही आपको क्वेश्चन में 10 मिल गया, भाई इकाई का अंक तो 0 आ गया, अब इकाई का अंक 0 आ गया तो मैं आगे क्यों चेक करूँ, बात यहीं पर खत्म हो गई। क्वेश्चन में एक जगह 0 मिला, खत्म। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 फैक्टोरियल। देखिए कुछ लोग जो है फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, तो घबराना नहीं है, दोनों फैक्टोरियल का ही साइन है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस संख्या के साथ ये चिन्ह लगा हुआ है फैक्टोरियल का, उस संख्या को लिखिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, अब एक एक इसमें कम कर दीजिए। जैसे 4 में एक कम करिए 3, फिर गुणा करिए 3 में से एक कम करिए 2, फिर एक कम करिए, और जैसे देखो 1। और ये कहाँ तक जाता है, तो जो भी संख्या है वहाँ से लेके अंतिम आपको 1 तक जाना रहता है। ये हमारा फैक्टोरियल का नियम है। तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक देखिए 4 दिया 12, तो यहाँ पे 2 बचा। अब फिर यहाँ पे देखो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4। तो इस प्रकार से आपका आएगा 4। लेकिन आपको डायरेक्ट अब देखिए इतना छोटा सा अंक के लिए ज़्यादा सोचनी नहीं। 4 दिया 12, 12 दूना 24, तो 24 आएगा, और 24 में इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है। क्लियर है क्या। तो चलिए इसी में एक और ख़ास बात नोट करिए। 4 के बाद जब हमारा फैक्टोरियल मान लीजिए 5 का पूछा रहता, तो 5 के फैक्टोरियल में क्या हो जाता, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब देखिए जब मुझे 5 मिलेगा तो मैं ढूंढूंगा मुझे कहीं पे सम मिल जाए। तो ये देखो भैया एक सम यहाँ है, एक सम यहाँ है। अब 5 के साथ हम किसी सम संख्या का गुणा करते हैं तो आंसर क्या मिलता है आपको, 0। और जब 0 मिल गया भाई तो आगे कुछ बात हो सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर से आप नोट करिए, यहाँ पे काम का चीज़ मैं बता दिया आपको कि फैक्टोरियल 5 और उससे अधिक, फैक्टोरियल 5 और उससे अधिक जितने भी अंक का फैक्टोरियल आप निकालेंगे, आप इकाई का अंक क्या लिख देंगे, 0। नोट कर लिए क्या, क्या नोट करना है आपको, फैक्टोरियल 5 और 5 से अधिक जितने भी अंक का फैक्टोरियल आप निकालेंगे, 6 का 7 का इवन 100 का, तब आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। नोट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया 4 3 2 1, 24 आएगा, 24 मतलब 4। इसी प्रकार 5 के फैक्टोरियल निकालेंगे, देख लीजिए 5 से गुणा करते जाइए, 5 4 3 2 1, आपको मिलेगा 0। तो 5 और 5 से अधिक सभी संख्याओं के इकाई का अंक 0 होता है, याद रहेगा। अब बात करेंगे, देखो ये तो सिर्फ ऐसे ही दे दिया था, इसका प्रैक्टिस भी और कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बट हम क्या करते हैं पहले रूल्स वगैरह जो है उसको पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर एक साथ मैं आपको सभी रूल्स को एक साथ मिला के क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए संख्या के घात में संख्या, संख्या के घात में संख्या मतलब समझते हैं ना, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको इंट्रोडक्शन के समय बताया था। ये देखिए जैसे ये संख्या है और संख्या के घात में ऐसे संख्या है। अब इसमें पूछा कि इसमें इकाई का अंक बताइए, ये कहलाता है संख्या के घात में संख्या। ये जैसे मैंने कहा था, ये देखो 777 के घात में फिर से 777, ये दोनों क्वेश्चन पीएससी में आया हुआ है भाई। तो इस प्रकार संख्या के घात में संख्या, संख्या के घात में संख्या, तो उसके लिए आपको इकाई का अंक याद करने के लिए क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैं इसको अलग अलग जो है छोटे छोटे रूल बना दिया हूँ, तो रूल से आपको याद रखने में थोड़ा सा आसानी होगा। हालांकि ये सब चीज़ आप लोग सब चीज़ जान रहे हैं, बस आपको एक बार मुझे आपको रिकॉल कराना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है कि जब भी किसी संख्या के का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 0 1 है, 5 और 6 है, तो उस संख्या के घात में, घात मतलब पावर में कोई सा भी अंक आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या अपने आप को दोहराता है, रिपीट करता है। देखिए नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता दूं, जैसे ये लिखा है 10,
ठीक है। अब 10 के घात में आप 1 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो या 1000 लिखो, करोड़ों लिखो, आपका आंसर यही आने वाला है, मतलब इकाई का अंक 0 ही आएगा। कैसे भाई, देखिए मैं इसी को ही बता देता हूँ। जैसे 10 के घात में मैं 1 लिखूँ तो भी 10 आएगा, 10 की घात में 2 लिखूंगा भाई, 10 दहम 100, और 10 के घात में से 3 लिखूंगा तो देखो 1000। कहने का मतलब है कि यदि इकाई का अंक शून्य हो तो घात में कुछ भी हो शून्य ही आएगा। उसी प्रकार से यदि आपका इकाई का अंक में 1 है, जैसे देखो 11, तो 11 एक घात करोगे तो 11 का वर्ग करोगे तो 11 में 11 में 121 आ जाएगा। फिर आप ऐसे 11 का अगर आप ऐसे क्यूब करोगे तो फिर देखो इसको आप फिर से ऐसे 11 का गुणा करोगे मान लो, तो देखो इकाई का अंक भी एक, इकाई का अंक तो एक, और एक का गुणा करोगे तो एक आएगा। मतलब आप जितने बार भी करते जाइए आपको एक ही मिलेगा। उसी प्रकार से 5 के लिए भी देख लेते हैं। 5 की घात में 1 है तो 5, 5 की घात में 2 रखोगे तो आप 25, देख लो फिर से इकाई का अंक 5 आया। 5 के घात में 3 करोगे तो फिर से देखो 125 आएगा, फिर से वही आया। और 5 के घात में 4 करोगे तो फिर से आपका जो है 625 मिलेगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। कहने का तात्पर्य है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको इकाई व इधर आपको कुछ भी लिखा रहे, इकाई के अंक में यदि 0 मिलेगा, 1 मिलता है, 5 मिलता है या 6 मिलता है, तो घात में भैया आप 1 नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, कुछ भी लिख लो, आपको वही संख्या अपने आप को दोहराता है। 6 के भी केस में होता है, देखो 6 कम 6, 6 छक्का 36, फिर 216, ऐसे देखो आपको वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो नोट कर लीजिए रूल नंबर 1 कि यदि इकाई के अंक में यदि आपको ये 4 में से कोई भी अंक मिलेगा तो आपका इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्वयं वही अंक मिलेगा आपको। इससे संबंधित देखिए एक आध मैं आपको क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन कितना भी बड़ा लिखा हो कोई मतलब नहीं है, मैं इकाई देखूंगा 5 और घात में फिर मैं कुछ नहीं देखूंगा। ठीक है क्या, आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 5 मिल जाएगा। क्लियर है क्या, क्योंकि 5 की घात में कुछ भी हो 5 ही मिलने वाला है। इसमें भी देख लो 6 लिखा हुआ है, 6 की घात में कुछ भी लिखा हो 6 ही आएगा। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2016 की घात में 2020, तो यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आपको हो सकता है 30 सेकंड या 40 सेकंड लगे। यहाँ तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, देखोगे भाई इकाई के अंक 6 है, घात में कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 आंसर लगा के आ जाऊँगा। ये देखिए इसी प्रकार से इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे देख लीजिए 57,000 है, घात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक मेरा 1 ही आने वाला है। क्लियर है क्या। अब देखिए जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, ये देखिए ये है, बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑपरेटर क्या है, गुणा है तो गुणा करना है, प्लस रहेगा तो प्लस करना है। ये देखिए इकाई का अंक 6 है भाई, मुझे यहाँ से 6 ही मिलने वाला है। गुणा है तो मैं गुणा को अब लिखने की क्या सकता है, मैं लिखूंगा ही नहीं। यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे मुझे 1 मिलने वाला है। यहाँ पे 5 है मतलब यहाँ पे मुझे 5 मिलने वाला है। अब देख लो 5 6 और 1 का गुणा करोगे तो 5 छक्का 30 मतलब 0, और 0 मतलब तो फिर है ही है, फिर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए रूल नंबर दूसरा आ गया। अभी हम लोगों ने बात किया 0 1 5 और 6 कुछ भी हो घात में, आपका घात में कुछ भी लिख लो भैया, आपको यही अंक मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 4 है, जैसे मान लीजिए 4 ही हो या 14 हो या 24 हो या 44 हो या 444 हो या 9734 हो, कुछ भी हो लेकिन इकाई में क्या हो, 4 हो। अब बात करेंगे यदि उसके घात में कुछ भी अंक लिखा हो, इकाई 4 हो और घात में कुछ भी हो, तो उसके लिए देखिए जैसे 4 की घात में 1 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 की घात में 2 है तो 16 हो जाएगा, लेकिन मैंने हाईलाइट कर दिया, मुझे सिर्फ 6 को फोकस करना है, इकाई के अंक को फोकस करना है। 4 की घात 3 64 होगा, लेकिन मैं सिर्फ इकाई को फोकस करूंगा तो देखो 4 आ रहा है, और 4 की घात में 4 करूंगा तो फिर से क्या आएगा मेरा 256 आएगा और 6 ही आएगा। और यदि इसको आगे बढ़ाओगे 4 की घात 5 करोगे, मान लो नहीं आता है तो भाई इसी में आप गुणा कर दो ना 4 का, तो आप गुणा करोगे 4 का तो देखो 4 का गुणा करोगे 6 का गुणा करोगे तो 6 चौक 24 मिलेगा। ये हो गया मेरा 5 का, 4 की घात 5 का 4 आया, और 4 की घात 6 का करूँगा तो मुझे फिर से इकाई में 4 मिला है, और उसको मैं फिर से क्या करूँगा 4 से गुणा करूँगा तो 4 चौक मुझे यहाँ पे 16 मिलेगा, मतलब इकाई का अंक मेरा यहाँ पे 6 आने वाला है। समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि आपको उसका अगला नहीं पता, जैसे 4 की घात में 7 में नहीं पता है तो इसी में 4 का गुणा कर दो जी। क्लियर है क्या। अब देखिए आप यहाँ पे काम का चीज़ है उसको ध्यान से देखिए, 4 की घात में 1 था तो 4 मिला, 4 की घात में 2 था तो 6 मिला, फिर जब 4 की घात में 3 किया तो फिर से 4 मिला, और फिर 4 की घात 4 में 4, मतलब देखिए 4 6 4 6 4 6 ऐसे रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है क्या। देखिए मतलब जहाँ जहाँ पे आपको विषम संख्या दिख रहा है घात में, जैसे 4 की घात में 1 मिला, आपको 3 मिला, और अभी मैं आपको 5 भी दिखाया, तो देखो 1 में 3 में है नहीं, और आपको यहाँ पे मैं 4 की घात 5 में भी किया तो आपको क्या मिल रहा है जी, 4 मिल रहा है। जब 4 की घात में विषम संख्या हो तो मुझे 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और देखो जब 4 की घात में सम संख्याएं हैं, सम संख्या मतलब ये देखो 2 है
और आपका ये देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मैं आपको 6 भी करके दिखाया। तो जहाँ जहाँ भी घात में आपका 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, वहाँ आपको 6 मिल रहा है। दिख रहा है ना। बस यही आपका ट्रिक हो गया कि जब जब आपको 4 की घात में विषम संख्याएं मिलेगी तो आपको बस यहाँ तक बस याद रखना है, बस यही बस याद रखना है कि 4 की घात में विषम है, एक भी तो विषम संख्या है ना भाई, तो 4 एकम 4 और 4 की घात में 2 है, मतलब 4 चौक 16, तो 16 में आपको सिर्फ 6 को याद रखना है। मतलब 1 के लिए 4 और 2 के लिए 6, मतलब विषम के लिए 4 और सम के लिए 6। ठीक है क्या। तो देख लीजिए, जब भी आपको 4 के घात में विषम संख्याएं मिलेगी, इकाई का अंक 4 होगा, और जब 4 की घात में सम संख्याएं मिलेगी आपको क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। मैंने कहा सिर्फ इन दोनों को बस आप याद रख लो, 4 एकम 4 और 4 की घात में 2, मतलब 4 चौके 16, सम विषम। क्योंकि पहला सम और पहला विषम बस को नोट कर लो, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, मुझे जैसे ही देखो 4 के घात में इतना बड़ा अंक मिला तो मेरे को कोई मतलब नहीं है सोचने का, मैं सीधा सम विषम की बात करूंगा। सबको पता है यदि इकाई का अंक में 0 है तो, और या फिर कोई सम संख्या है तब वो सम रहता है। जैसे यहाँ पे अगर 0 रहता है तब ये सम रहता है, मतलब 0 रहता है तो 2 4 6 8, ये देखो यही हमारा क्या है, पहचान है। किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक ये रहता है तब वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो ये देख लो भाई, लास्ट में अंतिम अंक क्या है, 5 है, और 5 क्या है, विषम है। तो विषम है भाई, मतलब मैं सोचूंगा अरे 4 की घात में क्या आना चाहिए, 4 की घात में 1, तो 4 की घात 1 मतलब 4, मतलब डायरेक्ट आ जाएगा 4। और यदि यहीं पे सम रहता, मान लो इसी में से 10 बना देता तो सम हो जाता, तो सम बना देता तो क्या आ जाता, 6 बना देता। ठीक है क्या। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, 4 की घात में क्या है, ये सम संख्या है। सम संख्या मतलब सीधा सीधा 6 जी। 4 की घात में सम संख्या मतलब 6। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, मुझे यहाँ पे मिला 4 इकाई में, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब मुझे देखना है कि ये सम है क्या, बिल्कुल भाई ये सम है। ये क्या है, विषम है, ठीक है ना। और ये क्या है, मेरा सम है। तो आप सबको पता है कि जब 4 की घात में सम रहता है मतलब मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। विषम है मतलब मुझे 4 मिलेगा, और यहाँ पे भी सम है तो यहाँ पे भी मुझे 6 मिलेगा। बीच में गुणा का चिन्ह है भाई, तो देखो 6 चौक 24 करूँगा, और यहाँ पे मुझे फिर 6 चौक 24 करूँगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आएगा। क्लियर है क्या, करके देखिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अभी तक हमारा 0 1 5 6 और 4 हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 का। यदि इकाई का अंक 9 हो तो क्या करना है। तो ये देखिए, 9 की घात में एक बात कर लेते हैं, 9 का 9 ही होता है। 9 की घात की 2 में आपका 81 होता है। 81 में मैंने सिर्फ 1 को हाईलाइट किया है क्योंकि मुझे इकाई देखना है। 9 के घात के 3 में देखिए आपका 729 होता है, इसमें भी मैंने हाईलाइट कर दिया, 9 को पकड़ा है। और 9 की घात आप 4 करेंगे तो देखिए आपका 1 आ रहा है। यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा, जब जब विषम संख्या आ रहा है तब आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। और जब जब आपको सम संख्या मिल रहा है तब तब आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। विषम पर 9 और सम पर 1। क्लियर हो गया क्या। मतलब यदि 9 की घात में विषम संख्याएं हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तब आपको वहाँ पे उसके बदले में 9 लिख देना है। और यदि 9 के घात में सम संख्या है 2 4 6 8 10 12, तब आपको क्या कर देना, वहाँ पे 1 लिख देना है। क्लियर है क्या, याद हो गया। 4 के केस में क्या होता है भाई, 4 एकम 4 और 4 की घात में 2, मतलब 4 चौक 16, तो 16 में मैं सिर्फ 6 को पकड़ रहा था। और 9 के केस में क्या हो रहा है, 9 एकम 9, और आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए 9 की घात में 2 करोगे तो 9 9 81। तो देख लो भाई, अपने आप में एक विषम संख्या है तो पहला विषम को और पहला सम को याद कर लो। वैसे ही 9 के केस में पहला विषम और पहला सम को याद कर लो। तो 4 6 और 9 1। ठीक है क्या। बस आप देखिए, ऐसे आप मत रटिएगा कि 6 था कि 4 था कि 6 था कि 4, ऐसे करोगे भाई तो भूलने की पॉसिबिलिटी है। आप इतना याद रखो ना यार कि 4 की घात में 1 रहता है तो 4 एकम 4 होता है, और 4 की घात में 2 रहता है तो 4 चौक 16 रहता है। 9 की घात में 1 मतलब 9 एकम 9, और 9 की घात में आपका क्या रहता है, 2 रहता है तो 9 9 81। पहला विषम और पहला सम बस को पकड़ना है जी, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप। क्लियर है क्या। ये देखिए, 9 की घात में क्या मिला मुझे, विषम मिला, तो मैं कहाँ सोचूंगा विषम में क्या होता है, सम होता है। मैं डायरेक्ट दिमाग में सोचूंगा अरे 9 की घात 1 तो सबसे पहला विषम है, हाँ तो भैया 9 आएगा, बात खत्म। जब मुझे मिला देखो इकाई में 9 और मुझे यहाँ पे मिला सम, तो सम मिला तो मुझे 9 था कि 1 था नहीं सोचूंगा मैं, डायरेक्ट 9 के घात में सबसे पहला सम देखो, तो सबसे पहला सम 2 होता है, और 9 9 81, तो 81 का 1। क्लियर है क्या, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। ये देखिए क्लियर है। ये देखो 9 मिला, यहाँ पे क्या मिला, विषम, तो विषम है मतलब 9। यहाँ पे देखो सम है, सम है मतलब 1।
यहाँ पे क्या है, ये देखो 39 विषम, अभी बताया हूँ सम विषम की पहचान। इकाई में यदि विषम संख्या है तो विषम संख्या है भाई, सम संख्या है तो वो सम संख्या है। और जीरो को हम किस में गिनते हैं, क्योंकि देखो 10 आता है सम में, इसीलिए जीरो जिसमें वो सम संख्या ही कहलाता है। तो 9 1, और ये देखो यहाँ पे भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो देख लो भाई, एक को तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 9 ने 81 कर लो तो 81 का 1, तो आंसर भी क्या आएगा आपका 1। 9 1 कम 9, और फिर 9 नहीं 81, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। रूल नंबर 4 है आपका कि यदि इकाई का अंक 3 या 7 हो तो, 3 या 7 हो तो क्या होगा। ठीक है, पहले रूल में 4 अंक को कंबाइन करके बताया था, 0 1 5 6, दूसरे में 4 को बताया, तीसरे में 9 को बताया। अब दो दो का पेयर बनाऊंगा, 3 और 7 का, 2 और 8 का। तो देखिए 3 और 7 को इसलिए बनाया क्योंकि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, कॉमन इसीलिए अलग अलग रूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 3 और 7 को मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए इकाई का अंक में 3 है, तो 3 का घात में 1 रहने से 3 मिलेगा, 3 के घात के 2 में रखने से 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, और 3 की घात 4 रखने से 81 मिलेगा। मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आप इकाई के अंक को बस को फोकस करें। 3 9, यहाँ से 7 और यहाँ पे 1। अब देखिए इसी में मैं जैसे ही 3 के घात में 5 करूँगा, मान लो इसको आगे बढ़ाता हूँ, मैं 5 को यहाँ से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ, 3 के घात है 5 है, समझिए मुझे नहीं पता 3 के घात में 5 क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि 3 के घात 4 में 81 है। तो मैं यहाँ पे 81 में तो मैं ऐसे 3 का गुणा कर सकता हूँ ना। ये 81 में क्यों करूँ भाई, मैं इकाई के अंक में गुणा करूँगा, तो 3 एकम 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब यदि 3 के घात 6 में कोशिश करोगे आप, तो देख लीजिए 3 में फिर से 3 का गुणा करोगे तो 3 तिया 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 7 के लिए कोशिश करिए, 9 तिया 27 फिर से, तो 27 के 7 लिखूंगा। और जब मैं 8 पे जाऊंगा तो फिर 7 का 3 से गुणा करूंगा तो 7 तिया 21 मिलेगा। अब यहाँ से मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो आप देखिए, 3 के घात 1 2 3 और 4 में जो अंक आया था वही अंक देखिए 5 6 7 और 8 में भी आया हुआ है। गौर से देखिए 3 के घात 5 में वही अंक मिला है आपको जो आपको 3 के घात 1 में मिला था। ये देखिए 1 के लिए भी 3 मिला है, 5 के लिए भी 3 मिला है, 2 के लिए भी 9 मिला है, और आपको 6 के लिए भी 9 मिला है, 3 के लिए भी 7 मिला है और 7 के लिए भी 7 मिला है, 4 के लिए भी 1 मिला है और 8 के लिए भी 1 मिला है। कहने का तात्पर्य कंक्लूजन ये निकालना चाह रहा हूँ मैं कि 4 के बाद जैसे ही वो अंक बढ़ेगा अपने आप को दोहराएगा। जैसे ही 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर ये 9 आएगा, 10 आएगा आपका। ठीक है, ये आपका 11 आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा, फिर 13 14 15 16, फिर 17 18 19 20। मतलब 3 के घात में यदि कोई अंक है तो 4 के बाद वो अपने आप को दोहराता है। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि 3 के घात में 4 का मतलब इकाई का अंक 1 होता है, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। ठीक है क्या, जैसे आगे बताऊँगा आपको खुद याद हो जाएगा। 3 के घात 4 मतलब 1। उसी प्रकार देख लीजिए 7 के घात 1 7, 7 7 49, 7 के घात में 3 343, और 7 के घात में 4 मतलब 2001 कहिए, 2401 कहिए या 2401 कहिए, कुल मिला के आपको वही मिला, 7 मिला, 9 मिला, 3 मिला और 1 मिला। बीच में क्या मिला कोई मतलब नहीं है, चौथे अंक के बाद ये अपने आप को दोहराएगा। यदि मैं यहाँ पे 5 का निकालूंगा तो मुझे 7 ही मिलेगा, 6 का करूँगा तो 9 मिलेगा। ठीक है, 7 तक करूँगा तो 3 मिलेगा, और 7 के घात में 8 करूँगा तो भी मुझे इकाई का अंक 1 मिलेगा। इस प्रकार कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि देख लीजिए ये थोड़ा सा इधर हो गया है, मैं इसको बता देता हूँ कि 3 के घात में 4 हो, 8 हो, 12 हो, आपको इकाई का अंक 1 मिलेगा। 7 के घात में 4 हो, 8 हो, 12 हो, या आगे इधर कोई भी हो 4 का गुणज, तो आपको इकाई का अंक 1 लिख देना है। जो बच जाएगा उसके लिए क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ, घबराइए मत, बस याद क्या रखना है, 3 के घात में 4 या 7 के घात में 4, आपको क्या याद रखना है, इकाई का अंक 1 याद रखना है। याद रहेगा 3 के घात में या 7 के घात में 4 हो, 8 हो, 12 हो, या 4 का कोई सा भी गुणज हो, अधिकतम जहाँ तक चले जाए 4 से बस भाग दे देना है, आपको इकाई का अंक 1 लिखना है। क्वेश्चन करेंगे, याद हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए 3 के घात में 35 लिखा है, आपको इतना पता है कि मैं 4 का गुणज जो है उसमें आपका 1 आता है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 से भाग दे देता हूँ। 4 का पहाड़ा सबको आता है, 4 8 32, बचा कितना, 3 बचा। तो ये देखो 3 बस को फोकस करो, वो तो भाई देखो अब ऐसा है, इसको मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में बता देता हूँ। 32 को देखो आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। 8 बार लिखेंगे तो 32 आएगा, और आखिरी में वहाँ पे आपको क्या बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे कहने का मतलब है भाई, इसको कैसे कर सकते हो आप, ये देखिए, देखो ये 3 के घात में मेरा 35 है ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 4 से भाग दे रहा हूँ। मतलब ये देखो 4 8 32, अब यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, 3 बच रहा है ना जी। तो ये जो मेरा जो बच रहा है बस उसको आप फोकस करिए, ऐसे 3 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो 3 के घात में 3 3 3 होती है 27, तो 27 का मैं सिर्फ 7 को फोकस करूँगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इकाई में 3 है और घात में 100 है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 100 को 4 से भाग दूंगा। और जब 4 को 100 से भाग देंगे तो शेष फल 0 बचता है, मतलब 3 के घात में आपका 0 आ गया। तो 3 के घात में 0 आ गया मतलब एक ऐसे वो देखो इसका आंसर एक ही आएगा, लेकिन वो घात के किसी भी संख्या के घात में शून्य होने से एक वाला नहीं है भाई ना। स्पेशली नोट कर लीजिएगा, किसी भी संख्या के घात में शून्य हो तो एक वाला यहाँ पे बात नहीं करूँगा, होता है यूनिवर्सली ट्रूथ है वो बात। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 3 के घात में 0 आने से एक आ रहा है, लेकिन वो उस बात के लिए आपको 1 नहीं दे रहा हूँ। देखिए मैं 1 क्यों दे रहा हूँ भाई मेरे, मैंने अभी कहा 3 के घात में 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, उसी प्रकार 3 के घात में 100 भी तो हो सकता है, क्योंकि वो भी तो 100 का 4 का गुणज है ना। इसीलिए जब आपको शेष फल, जब किसी संख्या को आप जो है 4 से भाग देते हैं और यदि शेष फल आपको 0 मिलता है, मतलब वो 3 के घात में 4 ही का मतलब 4 का गुणज है ना। और 3 के घात 4 का मैं अभी आपको क्या बताया हूँ, एक बताया हूँ। इसीलिए जब भी 3 के घात में कोई अंक दिया है और यदि वो पूरा पूरा 4 से भाग चले जाता है तो उसके लिए आप 1 देंगे। और जब कुछ बच जाता है, जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं लिखूँ 333 और यहाँ पे लिख दूँ मैं आपका, यहाँ पे भी लिख दूँ 333। तो 333 में से एक और चीज़ नोट करिए फटाफट, कि किसी भी संख्या को 4 से भाग देना है तो पूरे अंक को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इकाई और दहाई बस को भाग दे दीजिए। अगर इकाई और दहाई मिलकर यदि भाग चले जा रहा है 4 से तो पूरा भाग जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा। समझे क्या? 333 से यदि आपको भाग देने के लिए कह रहा है तो आखिरी का 2 अंक को भाग दे दीजिए, जो भाग जाएगा तो पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे 333 को 4 से भाग नहीं दूंगा, सिर्फ आखिरी का 2 अंक क्या है 33। तो 33 को 4 से भाग दूंगा, 4 8 32 होगा, शेष फल 1 बचेगा। शेष फल 1 मतलब 3 के घात में 1 और 3 के घात 1 मतलब 3। क्लियर है क्या? चलिए नोट करिए जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको, है नहीं। बात करते हैं 7 के घात में 26। सेम वही नियम है, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 छक्का 24, कितना बचा भाई शेष फल 2, मतलब 7 की घात 2, और 7 की घात 2 मतलब 49, और 49 मतलब 9 आंसर आ जाएगा। शेष फल जितना बचता है उसको घात में दे दो, और कुछ नहीं बचता शेष फल तो 7 की घात में के 4 बचे है समझ लो, और 7 की घात 4 मतलब 1। शेष फल जितना है उतना, और अगर 0 आ रहा है शेष फल तो मान के चलिए कि वो 7 का गुणज है, मतलब 7 की घात 4 में क्या होता है 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैं फिर से बात कर रहा हूँ भाई मेरे, 7 के घात में 40 है, मैं 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा, मतलब ये पूरा पूरा चले जाएगा, मतलब ये 7 का मतलब 4 का गुणज है, और 7 के घात 4 का मतलब होता है आपका 1। अभी मैं आपको बताया हूँ, सिर्फ 7 के घात 4 का 1 नहीं, मैं इसलिए इसको 7 के घात 4 कह रहा हूँ ताकि आपके में किसी प्रकार की चीज़ें आप रट मत रहे हो, कहीं ऐसा मत समझ लो भैया कि 4 दहम 40 शेष फल बचा 0 और किसी भी संख्या के घात में 0 है तो 1 आ गया, ऐसे सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो भाई। ये इसलिए 1 आ रहा है क्योंकि ये 4 का गुणज है। ठीक है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, 3 और 7 है, बस ज़्यादा नहीं सोचूंगा, डायरेक्ट देखूंगा इकाई है और यह 4 से इसको भाग देता हूँ। 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए भैया, है नहीं, तो 12 बार में आपका जाएगा तो 48 होगा, 12 चौक 48, यहाँ पे बचेगा आपका 3 के घात में 2। तो आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई देखो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट 3 के 9 लिखते हैं यहाँ पे, तो आप चाहो तो इसको 3 की घात में 2 ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे देखिए पूरा पूरा ये 4 का पहाड़ा पढ़ोगे भाग चले जाएगा। देखो 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको 7 की घात 4 है समझ लो, है नहीं, आपका पूरा पूरा भाग चले जाएगा, मतलब 7 की घात 4 है जी। आपको इस लाइन को मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आप ऐसी प्रैक्टिस करिए कि आपको एक ही बार में डायरेक्ट आंसर लिखना आ जाए। ठीक है, फिर से मैं वही कहा 33 को आप 4 से भाग दीजिए, 1 शेष बचेगा, मतलब 3 की घात में 1 बचेगा। फिर इसको आप 4 से भाग दीजिए, तो मैं पूरा पूरा 40,000 से 70 को भाग नहीं दूंगा मेरे भाई, मैं सिर्फ 77 को भाग दूंगा। और 77 को जब 4 से भाग देंगे तो पहाड़ा पढ़ दीजिए, 4 एकम 4, आपका 3 बचेगा, और 4 निया 36 हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे भी बचेगा, मतलब यहाँ पे बचेगा आपका 7 की घात में 1। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बचेगा 3 तिया 9, 7 की घात 4 मतलब 1, 3 की घात 1 मतलब 3, और 7 की घात 1 मतलब 7। अब देख लो भैया कैसे करना है, कहीं एक सिरे से शुरू करो, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो 27 का 7 और 7 सत्ते 49, 49 का 9, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 9।
क्लियर है क्या? आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए एक दो बार और इस लाइन से बचने का कोशिश करिए। डायरेक्ट आप ऊपर देखिएगा, जो भी बच रहा है एक बार ऐसे अलग अलग लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ सोचना था आपको कि भैया देखो 12 चौक 48 होगा, 2 बचेगा तो 3 तिया 9, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिखता। 4 का पहाड़ में देखो 64 आता है, डायरेक्ट मैं क्या लिख देता 7 की घात, जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा और तो हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं भाग देता 1 बच रहा है मतलब डायरेक्ट 3 एकम 3, 4 से भाग दूंगा 1 ही बचेगा, 1 बचेगा मतलब डायरेक्ट मैं 7 की घात में 1 का 7 लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा 9। बात करेंगे लास्ट रूल की, रूल नंबर 5, क्योंकि 2 और 8 हमारा बच चुका है तो 2 और 8 का भी रूल देख लेते हैं। सेम वही है जैसे 3 और 7 के लिए, बस अंक बदल जाता है कि देखिए कैसे। फिर से वही टेबल की बात करूंगा, 2 एकम 2, 2 की घात में 2 मतलब 4, 2 की घात 3 मतलब 8 और 2 की घात 4 मतलब 16। तो ये देख लीजिए भाई 16 का यहाँ पे मैं पूरा पूरा अंक क्यों लिखूंगा, मैं सिर्फ इकाई का अंक लिखूंगा मतलब 6। अब यदि 2 की घात 5 करोगे तो फिर से 2 की घात 5 मतलब 32 आएगा, 2 की घात करोगे तो फिर ये 64 आएगा, फिर आपका ऐसे करते करते 128, फिर आगे। मतलब कुल मिला के ये है कि 4 के बाद जैसे ही 5 6 7 8 आएगा तो आपका इकाई का अंक अपने आप को दोहराता है, जैसा कि मैंने 3 और 7 के लिए कहा। 8 की भी बात कर लेते हैं, 8 फिर 64 फिर 512 और फिर देखिए यहाँ पे 4096 आएगा, मतलब इकाई का अंक देखिए आपका सेम है और अपने आप को 4 के बाद दोहराता है। तो फिर मैं उसी चीज़ को लिखूंगा कि 2 की घात में 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो या कुछ भी हो 4 का गुणज, उसी प्रकार 8 की घात में 4 हो, 8 हो, 12 हो या 16 हो, कुछ भी गुणज हो, आपका इकाई का अंक क्या होगा 6। वहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा था, 3 और 7 के लिए 1 आ रहा था और यहाँ पे 2 और 8 के लिए इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। याद रखेंगे क्या? आपको ये सिर्फ एक बार बस ध्यान में रख लेना है कि भैया यहाँ पे 6 आता है, बस बाकी आपको यहाँ पे इसको रट के या एग्ज़ाम में वहाँ पे हम पहले एग्ज़ाम से पहले टेबल बना ले क्या, ऐसा ये सब हरकत मत करिएगा आप, ठीक है ना। चलिए तो याद रखेंगे 2 और 8 की घात में 4 के तक जो है हमेशा 6 आएगा और जो शेष बच जाएगा वो तो फिर उसको कर ही लेंगे आप, क्योंकि देखिए भाई आपको यदि आप सच में गणित में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कम से कम आपको जो है 40 तक, मतलब आपको पावर 40 तक आपको पता होना चाहिए, मतलब 40 का पूरा ये होना चाहिए और कम से कम 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, 40 तक का स्क्वायर आपको कम से कम पता होना चाहिए, है नहीं। कम से कम 20 तक तो कर ही सकते हैं जी आप, 20 तक स्क्वायर याद रख लीजिए, है नहीं। और 10 का क्यूब तक आप तो बिल्कुल याद रख लीजिए, काम ही आता है। चलिए बात करेंगे, देख लीजिए 2 की घात में 52 है और जब भी 2 की घात में मुझे कुछ भी मिलेगा मैं 4 का गुणा जो है मानता हूँ, तो 4 से मैं भाग दूंगा तो देख ले भाई 4 का एकम 4 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा चले जाएगा, मतलब पूरा पूरा चले जाएगा, मतलब उसके घात में कुछ भी नहीं बच रहा है शेष। तो आप ऐसे 2 की घात 0 और 2 की घात 0 मतलब एक ऐसे मत करिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब पूरा पूरा भाग चले जा रहा है मतलब वो उसका गुणज है, और उसका गुणज है मतलब हमेशा 2 की घात में जब पूरा पूरा भाग चले जाता है मतलब वो 2 की घात 4 ही है, और 2 की घात 4 है भाई, मतलब मेरे 2 की घात 4 मतलब देख लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब हमारा आ जाएगा 6। क्लियर है क्या? जब पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो 6 लिख दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 2 की घात में क्या है मेरा 403, तो आप ऐसे 403 लिख के ऐसे 4 से भाग देने मत जाना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब भी मैंने कहा है कि भाई आपको 36 ठो अंक दिया रहे कोई मतलब नहीं है, यदि आखिरी का 2 अंक भाग चले जाता है 4 से तो ये सब भी जाएगा, यदि यही नहीं जा रहा तो ये भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक में मेरे पास क्या आएगा 0 और 3, और 0 और 3 को 4 से भाग दोगे मेरे भाई तो शेषफल 3 ही आएगा, मतलब 2 की घात 3 ही है, और 2 की घात 3 मतलब मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 2 की घात 3 बोले तो 8, तो आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए 8 की घात में 26 है, मैं 4 से भाग दे के देखूंगा, 4 छक्का 24, 2 बच जाएगा, मतलब 8 की घात 2, 8 8 है 64, 64 मतलब 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं 460 की। मैं फिर से वही बात कहूँगा, 460 है भाई मेरे, आप सिर्फ 60 को देखिए, 4 को भूल जाइए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 15 चौके 60 होता है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, मतलब आपका 8 की घात में क्या है 4 है, एक बार तो कम से कम 4 का जोड़ी मान के ही चलिए, और पूरा पूरा जब चला जाता है शेषफल 0 बचता है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्यों 6 आया? क्योंकि 4 का गुणज जब रहता है तो आंसर 6 आता है, और शेषफल 0 तभी आता है जब वो 4 का गुणज होगा। कुल मिला के कंक्लूजन निकला कि 6 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, सोचते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा है, 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए भैया, यहाँ पे मुझे कितना मिलने वाला है 2 मिलने वाला है, तो 8 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 8 8 64 मिलेगा। क्लियर है क्या? आप साथ में सोचिए ना भाई, कब तक ऐसे हम लोग लिखते रहेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4 कर लीजिए, अगर आपको पूरा पूरा पहाड़ा नहीं आता है तो यहाँ से 1 बचेगा, 4 दूनी 8 करोगे आपका शेषफल 2 बचेगा, 8 एक हाथ 2 मतलब 64, तो 64 का मैंने 4 लिख दिया है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे गुणा कैसे मत लिखते रहिएगा, पता तो है ना भाई गुणा है तो लिखना क्यों है,
2 की घात में 64 है। फिर से देखिए पूरा पूरा ये 4 से भाग चले जाएगा, अब पूरा पूरा 4 से भाग चले जाएगा, मतलब मुझे यहाँ से 6 मिलने वाला है। यहाँ बात करूँगा 333 का, तो मैं 333 में से सिर्फ 33 को भाग दूंगा, 4 8 32, एक बचेगा मेरे भाई, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 8 एकम 8 लिखूंगा। और यहाँ पे 2 का देख लीजिए 77 को आप भाग दे के देखिए तो 4 एकम 4 और 4 नहीं 36, सिर्फ एक बचेगा, और 2 की घात 1, मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 मिलने वाला है। अब चलिए बात करते हैं, 6 चौक 24, 4 मिलेगा, 8 चौक 32, यहाँ से 2 मिलेगा, और फिर इन दोनों को गुणा करिए तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा 4। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा जितना भी रूल था, क्योंकि देखिए गणित में तो सिर्फ हमारे पास 10 ही डिजिट है ना भाई, 0 से लेकर 9 तक सबका रूल मैंने बता दिया है। अब फटाफट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने एग्जाम में आए हुए हैं मैंने सबको उठा के यहाँ पे डाल दिया है। चलिए देख लेते हैं। जैसे ही मुझे 4 मिलेगा, 4 मिलेगा तो मैं सम विषम सोचूंगा, 4 के लिए सम विषम है ना। अब देख लो भैया 35 जो है मेरा विषम संख्या है, और विषम संख्या मतलब मैं सोचूंगा कि 4 के घात में 1 और 4 की घात 1 मतलब 4। 6 मिलेगा तो मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि 0 1 5 6 जैसा रहेगा वैसे ही आएगा। बात करते हैं 9 की, तो 9 के केस में भी भाई मेरा सम और विषम देखता हूँ मैं, सम और विषम। तो ये देखो 31 सम है कि विषम है, यहाँ पे भी विषम था और यहाँ पे भी मेरा क्या है, विषम है। और विषम है मतलब 9 की घात में 1, तो 9 1 कम 9। 2 को देखता हूँ तो 2 के केस में क्या होता है, 4 अगर चला, 4 का मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ, जितना बच जाता है उसको घात में लिखूंगा, और पूरा पूरा कट जाएगा भैया, तो पूरा पूरा कट जाएगा तब मैं 2 की घात में 4 समझूंगा, और 2 की घात 4 मतलब 6, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 समझ लीजिएगा जी, और 16 का तो 6 होता है। यहाँ पे मैं 4 से 77 को भाग नहीं दूंगा, केवल 77 को भाग देने वाला हूँ। 77 को अगर आप 4 से भाग दोगे मेरे भाई तो आपको शेषफल कितना मिलता है, केवल 1 मिलता है। देखो 4 एकम 4 करोगे 3 बचेगा, 37 हो गया, 4 नहीं 36, 1 बचेगा, तो 2 की घात 1 मतलब यहाँ पे 2 मिलने वाला है। और 3 के घात में देखो 43 है, 3 और 7 के लिए भी सेम नियम है, आप 4 से भाग दीजिए, 4 से यहाँ पे भी भाग दिए हैं, 4 का यहाँ से यहाँ भी भाग दिए हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए भाई, 4 दाम 40 होगा, शेषफल 3 बचेगा। तो 3 के घात में 3 3 9 27, तो मैं पूरा पूरा ना लिख के सिर्फ 7 लिखूंगा, मेरा काम खत्म हो चुका है। ये देखो 4 और 6, 4 छक्का 24 के यहाँ पे 4 लिख लो, 9 चौक 36 के यहाँ 6 लिख लो, 6 दूनी 12 के यहाँ 2 लिख लो, और 7 दूनी या 2 सत्ते जो भी आपको बोलना है, 7 दूनी 14 कर लो। तो देखो भैया 4 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है क्या? तो प्रैक्टिस करिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने प्लस देखा, गुणा देखा, अब मैं माइनस साइन का यूज़ करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए कि इसमें थोड़ा सा बस आपको याद रखने वाला चीज़ क्या है उसको बताऊंगा मैं। मुझे 9 मिल गया तो मैं क्या करूँगा भाई, सम और विषम देखूंगा। सबको पता है ये सम संख्या है, और जब सम संख्या मतलब सबसे छोटा सम मतलब 9 की घात में 2, और 9 की घात में 2 मतलब 9 नहीं 81, तो 81 का मैं 1 लिखूंगा। माइनस साइन है तो आप चाहो तो माइनस लिख लो, नहीं तो यहाँ पे तो मुझे दिख ही रहा है। चलिए पहला माइनस वाला इसलिए मैं लिख देता हूँ। 4 की घात में देख लो भाई 16 है, और 4 के लिए भी हम सम और विषम देखते हैं। 16 सम है कि विषम है, सबको पता है सम है, और सम है मतलब 4 की घात में सबसे छोटा सम मतलब 2, और 4 चौक 16, और 16 का यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 6। अब देखो 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 आप लगा के आ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा गलत, क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन में ना तो केवल 1 आंसर आने वाला है और ना ही से केवल 6 आने वाला है। अब देखो भाई ये बच्चा बच्चा जानता है कि 9 की घात में 52 और 4 की घात 16 में ऑब्वियस है कि लेफ्ट वाला अंक काफ़ी बड़ा हुआ है, और बड़े में से छोटे घटाएंगे तो हमेशा सकारात्मक ही आता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इकाई इकाई को घटा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि 1 में से -6 जा रहा है, लेकिन आप मान के चलिए ना बाबू, इधर भी कुछ अंक है इधर भी कुछ अंक है। तो देखिए मैं ऐसे आपको घटा के दिखाता हूँ। जब हम लोग ऐसे 225 लिखा रहता है, अब इसमें से मान लो मैं से 16 को घटाता हूँ, तो कैसे घटाओगे जी? हैं, कैसे घटाओगे? 5 के माने में 15, और 15 में से 6 गया 9। आप इधर से हासिल वगैरह कोई शब्द लेते हैं कि हासिल वगैरह शब्द सुना है ना, है नहीं? ये यहीं पे ऐसे लिखा रहता है आपका, देख लो मैं लिख देता हूँ 111 लिखा रहता हूँ। और यहाँ से मान लीजिए मैं से 23 को घटाता हूँ, तो आप कैसे करोगे? 1 के माने में 11, 11 में से 3 गया 8। ऐसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हासिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे भी हासिल ले लो भाई। आपको क्या करना है, आपको 1 में से 6 को घटाना है, तो 1 के माने में 11, और 11 में से 6 गया, आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई? 5 आंसर आ जाएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि माइनस को प्लस में बदल देते हैं, ऐसा नहीं सोचना भैया। 1 के माने में 11 और 11 में से 6 गया इसलिए 5, ऐसे मानना है। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए एक और क्वेश्चन ले लिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 5 दिख गया, मैं आंख बंद करके सिर्फ 5 ही लिखूंगा, क्योंकि 5 की घात में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ना है।
9 दिख गया, मैं सम विषम देखूंगा। विषम संख्या है भाई, और विषम संख्या मतलब 9 की घात में सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, और 9 एकम 9 होता है। अब यहाँ पे देखो मैं 5 को मानूंगा 15, और 15 में से हमारा 9 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे भाई 6। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखिए एक ऑपरेटर मैंने प्लस लिया है, एक ऑपरेटर मैंने माइनस लिया है, तो पहले कंक्लूजन निकालते हैं, उसका फिर प्लस माइनस करेंगे। 7 दिख गया मुझे, तो मैं 7 दिख गया तो मैं इसको 4 से भाग दूंगा। 4 से भाग दूंगा तो केवल 1 बचेगा, मतलब 7 एकम 7 आएगा। यहाँ पे 6 दिख गया, मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, 0 1 5 है वो अपने आप को दोहराता है, माइनस करूँगा। और ये देखो यहाँ पे भी 7 के घात में 85 है, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा, ये भी 4 से आप यदि भाग दोगे तो केवल 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे भी 7 एकम 7 आएगा। ये देखो ये कट गया, आंसर 6 आएगा। मैं आपको बता दूं, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 6 बता सकता था, लेकिन चूंकि आपको बताना था इसलिए मैं सब कुछ का देखिए, यहाँ पे इकाई में 7 है, यहाँ पे भी इकाई में 7 है, यहाँ पे भी 85, यहाँ पे भी 85, मतलब कुल मिला के ये दोनों ऐसे आप काट सकते थे। तो यहाँ पे बचता सिर्फ 6, तो आंसर आ जाता 6, क्योंकि 6 की घात में कुछ भी हो कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब फिर से फैक्टोरियल वाला आ गया, तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हो या 5 से जितने भी अधिक हो, सबका आंसर आएगा 0। मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूँ पीछे। ठीक, अब देखते हैं कि यदि पावर में फैक्टोरियल हो तो क्या करना है। तो पावर में फैक्टोरियल हो तो मेरे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे भाई, आपको तो पता है ना कि 5 या 5 से ऊपर में क्या होगा, 0 आएगा। अब जब किसी संख्या के घात में यदि वो 0 आ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं वो 4 का गुणज है। क्लियर है ना जी? किसी संख्या का घात में 0 कब आता है भाई, जब वो 4 का पूरा पूरा गुणज है। और पूरा पूरा गुणज है मतलब आपको सिर्फ ये क्या कह देना है, 3 के घात में 4 है, क्योंकि हमको 3 के घात का 4 का पता है ना, तो 3 के घात 4 मतलब भाई आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? देखिए भाई कैसे कर रहे हैं आप लोग, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इसको यदि आप ऐसे 4 से भाग दोगे, है नहीं, क्योंकि 4 से भाग देंगे तभी तो जो बचता है उसको हम लिखते हैं। ये देखो कट गया। अब देखो ये 5 दूनी 10, मतलब भाई मेरे 0 आ गया। मतलब कुल मिला के आपको ये सब चीज़ें अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, लेकिन मान के चलो ना भाई कि यहाँ पे 43 के घात में कुछ भी अंक आए, इकाई में तो 0 आएगा ही आएगा। और जब भी आपको यहाँ पे जब आप उसको भाग दोगे तब हमको शेषफल 0 मिलता है। और जब हम जैसे देखिए, मैं आपको कुछ देर पहले बताया हूँ कि जब भी हमारा जब अंक पूरा पूरा कट जाता है तब हमारा क्या हो जाता है कि हम ये मान के चलते हैं कि उस संख्या में वो 4 का गुणज है। ये देखो ये ऐसा आएगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये 0 आ रहा है, मतलब ये 4 का गुणज है, और 4 का गुणज है मतलब 3 और 7 के लिए क्या नियम है कि जब 4 का गुणज रहता है तो आंसर क्या आता है मेरे भाई, 1 आता है। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यदि आपको 27 से ऊपर मिल गया तब तो फिर बात खत्म हो गई जी। यहाँ पे 0 आएगा, और 0 आ गया मतलब आपका ये 4 का गुणज है, और मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? देखते ही बनेगा भाई। अब देखो नीचे फैक्टोरियल दे दिया इधर अंक के बगल में। अब देखिए भाई, चाहे फैक्टोरियल नीचे हो या घात में हो, क्या फ़र्क पड़ना है। 43 से फैक्टोरियल है, 43 फैक्टोरियल है, मतलब ये 5 से ज़्यादा है। अब 5 से ज़्यादा है मतलब यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, इधर कुछ भी रहे ना भाई। अब 0 है इकाई का अंक, तो घात में 27 नहीं 27 अरब खरब डॉलर कुछ भी डालिए भाई, क्या फ़र्क पड़ना है यार। 0 आ गया इकाई का अंक मतलब 0, मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा 0। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फैक्टोरियल देख के लोग कन्फ्यूज आ रहे हैं, हमको तो 5 का फैक्टोरियल याद नहीं है, 43 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, फिर पावर में 27 है, और आप इतने छोटे से क्वेश्चन जो आपको विद इन सेकेंड बन रहा है उसको आप छोड़ देंगे और आपका स्कोर कम आ जाएगा। ठीक है क्या? अब देखिए यहाँ पे भी फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फैक्टोरियल, खेलते रहो फैक्टोरियल फैक्टोरियल, क्या फ़र्क पड़ना है भाई। हम यदि इसको देखें तो भैया इकाई में इधर 0 आने वाला है। अब यहाँ पे 0 आ गया मेरे भाई, तो इधर आप 27 नहीं कुछ भी लिखो यार, क्या फ़र्क पड़ना है मेरे भाई। 0 तो आ गया तो 0 आ गया तो 0 आंसर आ गया। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और स्पेशल क्वेश्चन ये देखिए। ऐसा 1 का फैक्टोरियल है घात में 1 है, 2 का फैक्टोरियल घात में 2, 3 के फैक्टोरियल 3, ऐसे आपको 10 तक करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमको तो पता है 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो मैं इसको 1 ही लिखूंगा, क्योंकि घात में कुछ भी रहे 1 ही आने वाला है। 2 का फैक्टोरियल, मैं आपको फैक्टोरियल फिर से बता दें, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1 करोगे आप, जहाँ से अंक मिला वहाँ से आपको 1 तक आना है। तो यहाँ पे 2 और 2 की घात में 2 है, मतलब यहाँ पे मुझे 4 मिलने वाला है। क्लियर है क्या? मैं यहाँ पे बता दिया ये 1 और यहाँ पे आपको 4 मिलने वाला है। 3 का आपको पता है, 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 आएगा, और 6 की घात में चाहे कुछ भी रहे भाई मेरे 6 ही मिलने वाला है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करते हैं। देख लो 4 तिया 12, 12 दूना 24, मतलब आपको इकाई में मिलने वाला है 4। और इकाई में मिल गया आपको 4, तब आपको क्या करना है, उस संख्या के घात में सम है कि विषम है, और 4 हमारा सम है। और 4 सम है मतलब 4 के ऊपर में सबसे छोटा सम आप देख लो क्या होता है, 2। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो भाई मेरे आ जाएगा 16, और 16 का यहाँ पे मिलेगा 6। अब मैं इधर क्यों देखूं, क्यों, क्योंकि 5 के बाद और 5 से जितने भी अंक आएंगे सबका तो 0 आने वाला है। तो मेरे पास सिर्फ 1 से लेकर 4 तक को मुझे याद रखना है। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 4 6 6 आपका आता है 1 से लेकर 4 तक। तो अब आपको हर क्वेश्चन के लिए बस याद हो जाएगा जी। क्लियर है क्या। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 1 का फैक्टोरियल 1 ही है, 2 का फैक्टोरियल 4 होता है, 3 का 6 होता है, और 4 का आपका 24 होता है, 5 का 120 होता है। ये तो आपको याद रहना ही रहना है। लेकिन आपका क्योंकि देखिए 4 का हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 24 आया था, तो 24 को मैंने देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और 4 की घात में 4 है ना भाई, तो 4 की घात में 4 है। तो अगर आप ऐसे, अगर आपको पता है कि 4 की घात में 4 का क्या होता है तो वेरी गुड है, और नहीं पता है तो आप इतना देख लो कि 4 की घात में सम है कि विषम है, और सम है मतलब 4 की घात में जब सम रहता है तो हमारा 6 आता है, तो हमने 6 लिख दिया। अब बस अब आपको प्लस प्लस है, इधर आपका सबका 0 0 0 आएगा भाई ना, क्योंकि 5 से ऊपर 0 आता है। अब इसको जोड़ लो जी, देख लो 6 6 12, और 12 और ये देखो 5 17, तो 17 का 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 7। क्लियर है क्या। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब देखिए भाई यहाँ पे 1 2 3 4 करते करते ये 99 तक तो गया हुआ है, बट इस बार पावर में देखो 97 है, 98 है, 97 96 ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, 1 की घात में कुछ भी लिखो भाई, क्या फ़र्क पड़ना है। और अभी मैं आपको बताया हूँ कि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। अब तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, मतलब जब 2 और 8 के लिए तो आपको पता ही है नियम, 4 से भाग दे दो। इसको आप 4 से भाग दोगे, देखो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, मतलब 2 बचेगा, और 2 की घात में 2 मतलब हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4। ठीक है क्या। 3 का फैक्टोरियल आपको पता है 3 गुना 6 होता है। अब आपको आगे सोचने की आवश्यकता है क्या, इकाई में तो 6 आ गया, तो 6 लिख दो ना भाई। ठीक है क्या। और 4 का फैक्टोरियल मैं अभी आपको बताया हूँ कि इकाई के अंक में देखो 4 या 12 दूना 24 होता है, 24 का यहाँ पे इकाई में आपको 4 मिलेगा। और 4 जब मिला है भाई तो घात में सम विषम देख लो यार, 96 सम संख्या है, और जब सम संख्या मिलता है तो मिलता है आपको 6। अब आगे देखने की आवश्यकता है क्या, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल 0 0 0 99 तक 0 जोड़ दो भाई, 6 6 12 5 17, 17 की 7, तो आंसर आ जाएगा 7। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए इधर भी फैक्टोरियल और ऊपर ही फैक्टोरियल, बस ये आपको डराने के लिए है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। 1 का फैक्टोरियल जब यहाँ मुझे मिलेगा तो 1 मुझे मिल गया, तो मैं आगे सोचूंगा ही नहीं मेरे भाई 1 में कुछ भी हो। 2 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और घात में भी 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 का फैक्टोरियल 2, तो 2 का घात में 2, समझ रहे हैं क्या। अरे भाई 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 यार, तो यहाँ पे भी 2 और घात में भी 2, तो 2 की घात में 2 ऐसे लिखोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो 3 के फैक्टोरियल में अभी आपको बताया 3 दूना 6। अब देख लो जब यहाँ पे 6 आ गया तो घात में कुछ भी रहे ना यार, आप डायरेक्ट 6 लिखो ना भाई। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, कुछ लोग यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, 1 का निकाल लिया, 1 4 6, अब इधर आपको क्या कर देगा वो, सबके लिए 0 0 100 तक जाएगा, और 6 4 10 और 11 आंसर लगा के आ जाएगा, और यहाँ पे आप गलत हो जाओगे। पूछो क्यों भाई, लॉजिक क्या है यहाँ पे, 1 2 3 के बाद प्लस प्लस करके 100 तक खींच दे, मतलब वहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 करते करते 100 तक जाना है। हमको पता कि 5 के बाद 0 होता है ना भाई, 4 का तो 0 नहीं होता है। तो क्वेश्चन में यदि 4 नहीं लिखा है तो भी आपको मान के चलना है कि प्लस प्लस है, मतलब वहाँ पे 4 है। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन में इसको हाइड कर दिया था ताकि आप इस चीज़ को स्किप करें और आपसे गलती हो, और जब एक बार गलती होता है तब आदमी चेत जाता है। ठीक है ना, तो आप चेत जाइए भाई। अब इसको आप कैसे करेंगे कि आप इसको 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 और इसको सबको करिए, तो इसका आ गया था 1, इसका 4, इसका 6, और इसका भी आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 17, तो 17 का क्या आ जाएगा भाई 7। क्लियर है क्या। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बड़े बड़े अंक है, फैक्टोरियल है, कोई मतलब नहीं है भाई, इतना बड़ा फैक्टोरियल, घात में 0, ये भी घात में 0, ये भी घात में 0, ये भी घात में 0, क्योंकि 5 से ऊपर है तो 0 ही आएगा। अब मुझे सिर्फ फोकस करना है इकाई के अंक पे। यहाँ पे तो मुझे साफ 6 दिख रहा है भाई, तो मैं तो यहाँ पे चुपचाप 6 लिखने वाला हूँ। आप क्या देख रहे थे, आप देख लो। अब बच गया 2 और 8 का तो सेम नियम है,
2 और 8 का क्या नियम है, 4 से भाग दो। तो भाई जब यहाँ पे 0 है तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, और 4 का गुणज है मतलब 8 की घात में 4 और 2 की घात में 4। तो 8 की घात में 4 कहो या 2 की घात में 4 कहो, क्या आता है 6। तो ये लो 6 इसका, ये लो 6 इसका। बच गया भाई 9 का। तो 9 के लिए जब यहाँ पे जब 0 आ रहा है मतलब सम संख्या है, और सम संख्या है मतलब 9 की घात में 2 और 9 की घात में 2 मतलब है नहीं, सम विषम के बात होता है ना जी। तो 9 की घात में 2 मतलब भैया मेरे 1 आ जाएगा यहाँ पे। 9 की घात में सम मतलब आपका 9 नहीं 81, 81 का 1, और विषम रहता तो 9 कम 9 लिखता मैं। 6 दूनी 12, 6 ते 18 और 1 19, तो 19 का आंसर आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 से लेके देख लीजिए भाई कितने बार, 5 बार 9 लिखा है, 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। क्वेश्चन जितना बड़ा है आप तो समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या मतलब कहाँ से शुरू होता है मेरे भाई, 2 से शुरू होता है। 2 3 5, आगे बढ़ूँ क्या, परमिशन गारंटेड नहीं, क्यों, क्योंकि भैया 5 या 2, अब 5 या 2 आ गया मतलब गुणनफल करोगे तो 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। काहे आगे बढ़ना भाई, जब 2 और 5 में ही खेल खत्म हो जा रहे हैं तो। क्लियर है ना। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगा, सभी कह दिया है, मतलब 1 से 99,999 बीच 2 से शुरू होगा, 5 में ही बात खत्म हो जाएगी क्योंकि 5 दूना 10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से अधिक तथा 222 से कम समस्त अभाज्य संख्याएं। 2 से अधिक मतलब उसमें 2 शामिल नहीं होगा, तो 2 से अधिक मतलब यहाँ से 3 से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा, लेकिन हमको पूरा 222 तक जाने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल मैं नहीं जाऊँगा। मैं देखूँगा कि 3 5 7, अब मैं यहीं पे समझ गया हूँ कि जब 2 आ जाता तब वो 0 हो जाता, लेकिन चूंकि 2 तो इसमें शामिल नहीं है, तो 3 5 और 7, अब आप समझने वाले कि पूरी की पूरी विषम संख्या ही आने वाला है। और जब 5 को विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 5। क्लियर है क्या। देख लेते हैं, एक हमारा भिन्न वाला है, तो नोट कर लीजिए भाई। भिन्न वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं सोचना है कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इकाई इकाई को काट देते हैं। आपको भिन्न को पहले नॉर्मल अंक के रूप में लेके आना है। आपको सिर्फ जैसे भिन्न में हमारे क्या होता है, अंश और हर होता है ना, तो उसको सिर्फ ऊपर के वाला बस हिस्सा आपको लेके आना है, फिर आप जो है मैं जो ट्रिक बताया उसको लगाना है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पहले जो कटता है उसको काट देता हूँ। तो देखो 0 से 0 मेरा कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया। अब ये देखो मेरे को 5 दूना 10 भी मिल गया, तो ये 10 भी कट गया। अब मेरे ऊपर में बच गया। अब मेरे पास जब भिन्न वाला भाग खत्म हो गया तब तो मेरे लिए काम बहुत ही आसान हो गया है। अब मैं सिर्फ गुणा करूँगा, एक छोर से गुणा करना शुरू करते हैं। देखो 3 छक्के 18, 8 बचा, 8 सत्ते 56 का 6 बचा, 8 छक्के 48 का 8 बचा, और 8 नहीं है तो 9 अट्ठे 72 का 2 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भैया आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है, कुछ छूट गया, अरे माफ़ करिएगा यहाँ पे 4 छूटा हुआ है भाई। तो ये देखो 2 चौक करो 2 यहाँ पे, तो 2 चौक ये 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। घबराना नहीं है। देखो ये देखो 2 और 5 का यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 1 0 कटेगा और 1 0 ये कट गया जी, ठीक है ना। अब जो बच गया देखो 3 चौक 12 की 2, 2 छक्के 12 की 2, 2 सत्ते 14 की 4, 4 अट्ठे 32 और 2 निया 18। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका 8। एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो मैं एडवांस अर्थमेटिक का जो है, एडवांस मैथ्स का 1-2 टॉपिक पहले और पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर से मैं अर्थमेटिक की ओर आऊँगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, आपके लाइक और कमेंट देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिया हुआ, तो मैंने अभी आपको कहा है कि डायरेक्ट ऐसे मत सोचिएगा भाई कि यहाँ पे 2 की घात में 55 है, तो 2 की घात में 55 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसको नीचे को सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर 8 को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ऐसा बिल्कुल मत करिए। पहले आपको एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले आपको भिन्न को आपको नॉर्मल लेके आना है, उसके बाद ही रूल लगाना है। भिन्न जब रहेगा तब उसमें आप ऐसा रूल मत लगाइएगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन में आप वैसे बना के देखिए और आंसर आ जाए तो आपका लक है, लेकिन वो तरीका गलत है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भिन्न को नॉर्मल के रूप में तोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 12 की घात में 55 है और 3 की घात में 11 है, तो मैं 12 में से ऐसा करता हूँ कि देखो ये नीचे में जो 3 है वो 12 भी तो 3 का गुणज है ना, तो मैं इसको 3 और 4 में से तोड़ लेता हूँ। तो मेरा क्या होगा, 3 3 ऐसे कट जाएगा। तो जब ऐसे मैं 3 और 12 को ऐसे, जब मैं ऐसे 55 को ऐसे तोड़ ऐसे अलग करूँगा, तो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको 3 के घात में 55 लिख सकता हूँ और गुणा ऐसे 4 के घात में 55, क्योंकि घात जो है दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो 12 की घात 55 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 55 गुणा 4 की घात में ऐसे 55। ठीक है क्या, 55 55
लिख लिए, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसी प्रकार आप यदि इस तरफ देखें 8 को, तो भाई देखो आप ऐसे करेंगे कि इधर 8 है और इधर 16 है, तो आप ऐसे 8 कमा 8 दूनी 16 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के घात बराबर नहीं है। तो पहले घात को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे तो नहीं काट सकता और इसको तोड़ भी नहीं सकता। हाँ, ऐसे आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लें कि इधर 8 कर लेते हैं, इधर 8 × 2 कर लेते हैं, तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 8 तो ऐसे कट जाएगा, लेकिन 1/2 के रूप में रहेगा तब वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं? क्योंकि ऐसे फिर भी भिन्न आपको तो हट ही नहीं रहे ना, हमको तो भिन्न हटाना है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको देखिए कैसे करते हैं। ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों के दोनों 2 के मतलब गुणज है। ये कैसे? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की घात में 3, और इधर तो 48 है ही है। इधर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात में 4 लिख देता हूँ। अब 2 की घात 3, 2 की घात 4 इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए दोनों में 2 2 कॉमन आ जाएगा, अब ये आसानी से कट जाएगा। तो 2 की घात में 4 लिखूंगा और इधर आपका 18 है। अब देखिए एक नियम होता है, क्या है कि घात के घात में यदि कोई अंक होता है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे 2 की घात में 3 है और उसके ऊपर में 48 है, तो 3 और यहाँ पे 3 और 48 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 4 और 18 का हो। घात के ऊपर घात मतलब दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। क्लियर है क्या? तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ अच्छे से। ये देखिए मैंने 3 के गुणा में 3 की घात में 55 और 4 की घात के 55 में से 12 को ऐसे ब्रेक कर दिया, और 8 को 2 की पावर में 3 और 48 तो है ही है। वैसे ही 16 को 2 की घात में 4 और 18 तो उसका है ही है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा होता है, बताया ना मैं आपको भी। तो 3 × 48 करेंगे, 3 में 48 से गुणा करेंगे तो आपका 144 आएगा, और आपका यहाँ पे 4 में आप 18 गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब देखिए मेरे पास ये दोनों आपका समान है और ये दोनों समान है। तो देखिए मैं एक बार बता देता हूँ कि जब ऐसे रखा है, ऐसे जब घात के ऐसे घात में रहता है ना, यहाँ पे जैसे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात में 2 × 3, मतलब घात का घात गुणा होता है। इसी प्रकार से यदि आपका ऐसे लिखा हुआ 2 की घात में 5 है और बटे में ऐसे 2 की घात में 3 है, तो घातें बराबर हैं और यदि भाग के रूप में है तो घट जाता है। गुणा में जुड़ रहा था, है नहीं? गुणा में क्या होता है हमारा, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये देखो ऐसा लिखते हूँ और एक तरफ मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ये देखो 2 की घात में 5 और गुणा ऐसे 2 की घात में से 3 लिखता हूँ। तो देखिए इसमें घात आधार हमारा 2 2 है और हमारे घाते भिन्न भिन्न हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 3, मतलब यदि गुणा का चिन्ह हो और आपका आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की घात में 8। और यदि आपका आधार समान हो और यदि घात जो है और वो दोनों एक भाग के रूप में हो तो घातें घट जाती है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2 की घात में 5 - 3, तो इसका हो जाएगा 2 की घात में 2। ये क्लियर है क्या? ये चीज़ें भाई रूल है, इसको मैं आगे जब एडवांस अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, तब आपको ये सभी रूल का प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना? तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपको देखिए, आप यहाँ पे 55 में से आप 11 को घटा दीजिए, क्योंकि आपका घात जो है आधार समान है तो घातें घट जाएगी। तो 55 में से आप इसको कैसे लिखोगे, 3 की घात में 55 - 11, और ऊपर में जो बचा है उसको तो आप लिखोगे ही लिखोगे। क्लियर है क्या? इधर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 144 में से आप क्या करिए 72 को ऐसे घटा दीजिए। घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई आपके पास, तो ये देखिए ये 44 बचेगा। यहाँ पे तो आपका 4 की पावर है 55 ही है, और इधर बचेगा 2 की घात में 72। क्लियर है क्या? अब देखिए 3 की घात में 44 है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग दोगे पूरा पूरा चले जाएगा। और 3 और 8 के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपका, सॉरी 3 और 7 के लिए, जब 3 पूरा पूरा 4 से भाग चले जाएगा, इसको 4 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 3 1 मिलेगा। और 4 के घात में 55 है, तो सम और विषम देखते हैं, तो 55 विषम है, और विषम है मतलब मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 की घात 1, मतलब यहाँ पे मुझे 4 मिलने वाला है। विषम संख्या है तो 4 जी, सम रहता तो हमारा क्या हो जाता है, 6 मिलता है। और यहाँ पे गुणे का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस है। अब देखो 2 की घात में 72 है, तो 2 की घात में जब 72 है तो मैं इसको 4 से भाग दूंगा, और देख लो पूरा पूरा भाग चले जाएगा। और जब पूरा पूरा भाग चले जाएगा मेरे भाई, तो 2 और हमारा 8 के केस में जब पूरा पूरा भाग चले जाता है तब हमको क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो ये देख लो 4 एकम 4, और 4 में 6 जोड़ोगे तो 10, और 10 में इकाई का अंक आ गया मेरा 0 आ गया। क्लियर है क्या? तो ये कुछ क्वेश्चन था, रूल था। तो यदि आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।